बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना जाने कितने दिनों बाद मकोकीस बजंतिया पहुंचा और हरकुल से मिला। हरकुल ने रस्मी तौर पर भी मकोकीस को शाही एहतराम ना दिया। मकोकीस आहर इतने बड़े मुल्क का फरमारवा था, लेकिन हरकुल का रवैया ऐसा था जैसे मकोकीस उसका गुलाम हो। हरकुल ने उससे पहली बात यह पूछी कि इस मुआहदे के बाद मुसलमान मिस्र से चले जाएंगे या नहीं। हाँ, मकोकीस ने भी कदरे बेरुही से जवाब दिया, वह मिस्र से चले जाएंगे। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, हरकुल ने कहा। मुआहदे में लिखा है कि मुसलमानों की कोई भी जमात जहाँ चाहेगी जा सकेगी और जहाँ चाहेगी क़याम करेगी, और दो चार मुसलमान किसी मजबूरी के तहत किसी मिस्री के घर रुकेंगे तो इस मिस्री पर उनकी मेज़बानी फ़र्ज होगी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुसलमान नहीं जाएंगे। उसके बाद हरकुल ने मकोकीस से इतने ज़्यादा सवाल पूछे और इतनी वजाहत मांगी कि मकोकीस परेशान हो गया, और उसने सोचा कि हरकुल को हकीकत से आगाह कर ही दिया जाए। कैसरे रोम, मकोकीस ने कहा, आप इन अरबों की जवां मर्दी, शुजाअत और कट मरने के अज़म से नावाकिफ़ नहीं। आपका उनके साथ मुकाबला हो चुका है और आपने इसका अंजाम भी देखा है। क्या आप मुझसे इत्तफाक नहीं करेंगे कि इन मुसलमानों को शिकस्त देना कम अज़ कम हमारी इस फ़ौज के लिए मुमकिन नहीं। मेरे सामने सिवाय सुलह के इस मुआहदे के कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कला बाबलियोन को उनसे बचाने की कोशिश की है। अगर मुसलमानों ने बज़ौर शमशीर बाबलियोन ले लिया तो फिर सारा मिस्र उनके कदमों में पड़ा होगा। देखो मकोकीस, हरकुल ने कहा, तुम पहले भी मुझे शाम की शिकस्त और वहां से पिसपाई का ताना दे चुके हो। अब तुम मुसलमानों की इताअत कबूल कर चुके हो, उन्हें जिजिया अदा करने का फैसला कर चुके हो और मिस्र में उनकी मौजूदगी और हुकूमत को भी बर्दाश्त कर रहे हो। फिर भी तुम मुझे शाम की शिकस्त का ताना दे रहे हो। मकोकीस ने उसका ये वहम रफा करने के लिए बहुत कुछ कहा कि वह उस पर तंज नहीं कर रहा, बल्कि एक हकीकत बयान कर रहा है। लेकिन हरकुल उसकी कोई दलील कबूल नहीं कर रहा था। क्या तुम ये समझते रहे कि मैं मिस्र से इतनी दूर हूँ और मुझे वहाँ की हालात की कुछ खबर ही नहीं? हरकुल ने कहा, मुझे पल पल की खबर मिलती रही है। शाम के हालात कुछ और थे और मिस्र के हालात कुछ और हैं। मिस्र में हमारी 1 लाख फौज मौजूद है और उसमें से सिर्फ 12,500 फौज ही लड़ी है। अगर इस फौज की क़यादत अक्लमंदी से की जाए तो उन मुट्ठी भर मुसलमानों को मिस्र के रेगिस्तान में रौंदा और मसला जा सकता है, या उन्हें नील में डबो दिया जाए और नील बहता रहेगा। मिस्र में हमारी फौज बड़े मजबूत कलू में महफूज है। ये ज़रा जितने मुसलमान इस फौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे यकीन है मकोकीस कोई ऐसा राज है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। मकोकीस को भी गुस्सा आ गया और उसने एक दो जली कटी सी कह दी। तुम अपना सबसे बड़ा और शर्मनाक जुर्म सुन लो, हरकुल ने कहा। जिन्हें तुमने मेरे कत्ल के लिए भेजा था वो मेरे हाथों कत्ल हो गए हैं। अब तुम गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हो। तुमने बुज़दिली का मुजाहरा किया और मिस्र अरबों के लिए खाली छोड़ दिया है। हरकुल ने जब उस लड़की को और उसके साथ जाने वाले दोनों आदमियों को, जो उसे कत्ल करने गए थे, जल्लाद से कत्ल करवा दिया था, तो उसने अपने मुशीरों और 2 जर्नैलों को बुलाकर यह वाक़या सुनाया था और कहा था कि वह इस साजिश के जवाब में मकोकीस को कत्ल करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा और इंतकाम इस तरह लेगा कि मकोकीस को रियाया के सामने ज़लील ख्वार होने के लिए छोड़ देगा। अब हरकुल को वो मौका मिल गया। उसने तो जैसे तय कर लिया था कि मकोकीस की बात और कोई दलील नहीं सुनेगा। वो जानता था कि रोम की फ़ौज जो मिस्र में है वो नफसियाती लिहाज से और हौसले के लिहाज से लड़ने के काबिल नहीं, लेकिन उसने मकोकीस से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। हरकुल ने उसी वक़्त हाकिम शहर और कोतवाल को बुलाया। वो दौड़ते हुए पहुंचे। हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी जाएं और उसे बस्ती या शहर में घुमा फिरा कर और फिर एक जगह रुक कर लोगों को इकट्ठा किया जाए और ऐलान किया जाए कि यह शख्स गद्दार है और इसने मिस्र मुसलमानों के मुट्ठी भर लश्कर के हवाले कर दिया है। उसके बाद इसे सुल्तनत रोम से निकाल दिया जाए, उसकी हथकड़ियाँ खोल दी जाएं, लेकिन बेड़ियाँ पाँव में रहें और उसे और ज़्यादा जलील ख्वार करके सुल्तनत बदर कर दिया जाए। हरकुल के हुक्म की तामील हुई। मकोकीस को हरकुल के हुक्म के मुताबिक जलील ख्वार करके सुल्तनत बदर कर दिया गया। हरकुल ने इंतकाम ले लिया। हरकुल ने सुलह का मुआहदा मनसूख कर दिया और इसकी इत्तला सिपा सलार अमर बिन आस को भेज दी गई, जो दिसंबर 640 ईस्वी में भेजी गई थी। अमर बिन आस ने किला बाबलियोन पर यलगार करने का मनसूबा तैयार कर लिया, जो बज़ाहिर नामुमकिन था। कोतवाल और हाकिम शहर जब हरकुल के हुक्म की तामील के लिए मकोकीस को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाने के लिए बाहर ले गए तो हरकुल की मलका मर्तीना तकरीबन दौड़ती हुई उसके कमरे में गई।
जहां हरकुल अपनी अदालत या दरबार लगाया करता था। उसने देखा कि हरकुल निढाल बैठा है और उसके चेहरे का रंग जर्द था। चौबदार और दो मुहाफिज बुत बने चाको चौबंद खड़े थे। मलका के सर के इशारे से वह बड़ी तेजी से बाहर निकल गए। आफरीन शहनशाह हरकुल। मलका मर्तीना ने अपना एक बाजू हरकल के गले में डालकर और फिर उसका एक रुखसार चूम कर कहा, जिंदाबाद। गद्दार को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मौत तो कोई सजा ही नहीं होती। इंसान दुनिया के झुंझट से आज़ाद हो जाता है। ये शख्स मकोकीस मिस्र का बादशाह बना हुआ था। अब जलीलो ख्वार होता फिरेगा। इसके चेहरे पर लिखा नजर आएगा कि यह गद्दार है। मर्तीना, हरकुल ने आह लेकर कहा, इसे इतनी कड़ी सजा देकर मुझे खुशी नहीं हुई। रोम की सरजमीन ने कभी गद्दार पैदा नहीं किया था। लानत भेजो इस पर। मलका मर्तीना ने कहा, इसने आपको नहीं, सुल्तनत रोम को धोखा दिया है। दिल पर गम और अफसोस का इतना बोझ ना डालें। आपका तो रंग ही पीला पड़ गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं हरकलियू नास को मिस्र भेज देती हूँ। वो वहां जाकर क्या करेगा? हरकुल ने नहीफ सी आवाज में कहा, वहां मेरे आजमाए हुए जर्नैल भी घुटने टेक रहे हैं। मैं जानती हूँ आपका मतलब क्या है, मर्तीना ने कहा। वो लड़ नहीं सकेगा, लड़ा भी तो नहीं लड़ सकेगा, लेकिन जर्नैलों पर नजर रखेगा कि कोई खुलम खुला या दरपर्दा मुसलमानों के साथ इस तरह सुलह समझौता ना करे जिस तरह मकोकीस ने किया था। मेरा बेटा हरकलियू नास ये काम खुश असलूबी से करेगा। मुझे जाना चाहिए, हरकुल ने कहा, या कस्तुनतीन वहां जाए। तुम जानती हो कस्तुनतीन तजर्बेकार जर्नैल है, लेकिन मेरी सेहत इतनी बिगड़ गई है कि ना मैं जा सकता हूँ, ना मैं कस्तुनतीन को भेजना चाहता हूँ। यहाँ के मामलात और अमूर कस्तुनतीन ही चला रहा है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरा यही बेटा सुल्तनत रोम की बागडोर संभाले। मलका मर्तीना के चेहरे पर नागवारी और बेजारी का तासुर आ गया, लेकिन वो कोशिश करके होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। ये आपने ठीक कहा, मर्तीना ने बज़ाहिर खुशगवार लहजे में कहा, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब मालूम होती है। मैं तबीब को बुलवाती हूँ। मिस्र का काम दिल से उतार दें, वहाँ थियोडोर और जॉर्ज भी हैं। पहले मलका मर्तीना का तफसीली जिक्र आ चुका है। मर्तीना गैर मामूली तौर पर हसीनो जमील औरत थी। वह जितनी हसीन थी उससे कहीं ज्यादा मक्कार और अय्यार थी। हरकुल के हरम में एक से बढ़कर एक हसीन औरत मौजूद थी, लेकिन हुसन के इस्तेमाल की जो सलाहियत खुदा ने मर्तीना को अता की थी वो किसी और औरत में नहीं थी। किसी भी तारीख में यह नहीं लिखा कि हरम की औरतों के अलावा हरकुल की बाकायदा बीवियां कितनी थी। उनमें एक मर्तीना थी जिसकी हैसियत सूरज जैसी थी, बाकी सब चांद और सितारों जैसी थी। जब सूरज तलू होता था तो चांद और सितारे आसमानों की वसअतों से ही नापैद हो जाते थे। हरकुल को अच्छी तरह मालूम था कि मर्तीना उस पर गालब आ गई है और उसे यानी हरकुल को इस गलबे से निकलना है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती थी। यहाँ तक कि हरकुल के दिल में मर्तीना का खौफ सा बैठ गया था। एक हिस्पानवी तारीख नवीस फर्डिनेंड ने यहाँ तक लिखा है कि मर्तीना ने हरकुल पर कोई असेबी असर पैदा करवा रखा था। हरकुलियू नास मर्तीना का बेटा था। वो उसे हरकुल का जानशीन बनाने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन हरकुल की एक और बीवी से कस्तुनतीन उसका बेटा था, जो हरकुलियू नास से उम्र में खासा बड़ा था। हरकुल कस्तुनतीन को जानशीन बनाना चाहता था। अब हरकुल ने देखा कि मलका मर्तीना उसके इस फैसले पर उसे हराज तहसीन पेश कर रही है कि उसने मकोकीस को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर सुल्तनत बदर कर दिया है। मर्तीना हरकुल की सेहत के मुतल्लिक भी परेशान नजर आती है, लेकिन हरकुल अच्छी तरह जानता था कि यह महज दिखावे की हमदर्दी है। मर्तीना ने कहा था कि वह अपने बेटे हरकुलियू नास को मिस्र भेज देगी। हरकुल ने कहा कि वह कस्तुनतीन को भेजना चाहता है, लेकिन अपनी सेहत के पेश नज़र नहीं भेज सकता। हरकुल समझ गया था कि मर्तीना इस सूरत हाल से अपना मतलब पूरा करना चाहती है, जो मकोकीस की जिला वतनी से पैदा हो गई है। लेकिन हरकुल ने कस्तुनतीन का नाम लेकर मर्तीना की ख्वाहिश रद्द कर दी। मर्तीना तबीब को बुलवाने के लिए बाहर निकल गई थी। हरकुल की सेहत मुसलसल और तेजी से गिरती जा रही थी। वह बूढ़ा तो हो ही गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुढ़ापा उसे इस कदर माजूर कर देता। बुढ़ापा जिस्म को लागर कर दिया करता है, लेकिन जहन का कुछ नहीं बिगाड़ता। दिमागी सलाहियतें अच्छे बुरे तजर्बात की बदौलत और ज़्यादा तेज़ और कारआमद हो जाती हैं। इंसान दानिशमंद बन जाता है, लेकिन हरकुल जहनी तौर पर भी कमज़ोर हो गया था। यह भी एक वजह थी कि वह अपनी मलका मर्तीना और उसके बेटे हरकुलियू नास से डरता था। तमाम मुअर्रखीन ने हरकुल को हराज तहसीन पेश किया है। इन मुअर्रखीन में मुसलमान भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि हरकुल सूरज बनकर सुल्तनत रोम के उफक से उभरा था और उसने रोमी सुल्तनत को बड़ी दूर दूर तक फैला दिया था। यहाँ तक कि पूरे का पूरा मुल्क शाम भी अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया और उसकी नज़रें अरब पर लगी हुई थी। यह हरकुल ही था
जिसने किसरा ईरान की हैबतनाक जंगी कुव्वत को शिकस्त देकर पहले मिस्र से बेदखल किया और फिर शाम से भी ईरानियों को भगाया और उनकी सुल्तनत इराक तक महदूद कर दी थी। वही हरकुल जो इज्जत व अजमत और शहनशाहियत का आफताब बनकर चमक रहा था, अब उसकी इज्जत व अजमत नंगो हजीमत में बदल गई थी। किसरा ईरान की 1.5-2 लाख नफरी की फौज को घुटनों बिठाने वाला हरकुल चंद हजार मुसलमानों के लश्कर के आगे बेबस और मजबूर हो गया था। उन कलील तादाद मुजाहिदीन ने उसे शाम से भगाया और अब मिस्र भी उससे छीन रहे थे। हरकुल बजंतिया में हजरत अयास का बुत बना बैठा था। आम ख्याल यही था कि हरकुल को सुल्तनत रूम के सुकड़ने का गम खा गया है। मिस्र के कुबती ईसाई कहते थे कि हरकुल ने जिस बेदर्दी और बेहमाना अंदाज से कुबतियों का कत्लेआम किया है, उसकी सजा उसे दुनिया में ही मिल रही है। गैर जानबदार दानिशमंद कहते थे कि कमाल और जवाल का चोली दामन का साथ है। जैसे हर चमकता सूरज उफक से उभर कर उफक में गुरूब हो जाता है और पीछे रात की तारीकी छोड़ जाता है। लेकिन पसे मंजर देखें तो मुर्रखीन कोई और ही कहानी सुनाते हैं। मलका मर्तीना ने तबीब को बुलवाया था। तबीब तो हर लम्हा शाही हुक्म का मुंतजिर रहता था। मलका का हुक्म पहुंचते ही वो दौड़ा आया, लेकिन मर्तीना उसे सीधा हरकुल के पास ले जाने की बजाय अपने कमरे में ले गई। यह तबीब और इस तरह के और सब आदमी जो महल में मुख्तलिफ कामों पर मामूर थे, शाही खानदान के गुलाम बने रहते थे। वो इशारे के मुंतजर रहते थे और बादशाह मलका किसी शहजादे या शहजादी के बुलावे पर दुम हिलाते दौड़ते पहुंचते और उन लोगों के हुक्म बजा लाकर फहर महसूस करते थे। बात बात पर झुक जाते और फिर काम में जुट जाते थे। इस तबीब का अंदाज भी ऐसा ही था, लेकिन जो ही वो मर्तीना के कमरे में दाखिल हुआ, उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया। यूं लगता था जैसे ये शख्स मलका मर्तीना का कोई करीबी अजीज या बेतुकल्लफ दोस्त हो। क्या हाल है? तबीब ने मर्तीना के कहे बगैर बैठते हुए पूछा। दिमाग ठिकाने आया या नहीं? नहीं, मर्तीना ने जवाब दिया। वहीं का वहीं है। मैंने अभी अभी एक मौका देखकर कहा कि हरकलियो नास को मिस्र भेज देते हैं कि जर्नैलों की निगरानी करे और इस तरह गद्दारी का खतरा टल जाएगा। लेकिन हरकुल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो खुद जाएगा या कस्तुनतीन को भेजा जाए। हरकलियो नास किसी काम के काबिल नहीं। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तबीब ने पूछा। तुम अपना काम जारी रखो, मर्तीना ने कहा। अब यही एक इलाज रह गया है। मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये शख्स अपनी जिंदगी में ही कस्तुनतीन को तख्त पर बिठा देगा। आज उसे देखकर बताओ कि ये कितने दिन और जिंदा रहेगा। अब मैं जल्दी में हूँ। मलका मोहतरमा, तबीब ने कहा, एक बात जो शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ, आज फिर वही बात कहूंगा। आपका मकसद 2-4 लम्हों में पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो पकड़ा जाऊंगा ही। मेरे साथ आप भी पकड़ी जा सकती हैं। यह काम आहिस्ता आहिस्ता होने दे। क्या आप इसके असरात देख नहीं रही? किसी को शक नहीं हो रहा। मैंने अच्छे अच्छे दानिशमंदों की जुबान से सुना है कि हरकुल को पे दर पे शिकस्तों का गम खा रहा है। कहीं से कोई बहुत ही काबिल तबीब ले आए, उसे भी पता नहीं चलेगा कि शाह हरकुल को गम नहीं बल्कि कुछ और खा रहा है। हर तबीब यही कहेगा कि शाह हरकुल की जो जिल्लत खारी हुई है और हो रही है, उसका असर उसकी सेहत पर बहुत बुरा पड़ा है। उठो, ज्यादा वक्त ना लगे, मर्तीना ने कहा। वो ये ना कह बैठे कि तबीब इतनी देर से क्यों पहुंचा है। यह तबीब उधेड़ उम्र आदमी था। चेहरे मोहरे, ढेल डोल और अंदाज से दानिशमंद तबीब लगता था। मर्तीना उसे 3-4 साल ही बड़ी होगी, लेकिन वो तबीब से छोटी लगती थी। तबीब उठा और मर्तीना का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मर्तीना ने जरा सी भी मुजाहमत ना की, बल्कि अपने आप को उसके हवाले कर दिया और इतना कहा कि पहले अपना काम कर लो। पहले मर्तीना हरकुल के कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे तबीब अंदर गया। रुक कर पहले झुका, सीधा हुआ और दायां बाजू आगे करके रूमी अंदाज से हरकुल को सलाम किया। फिर तेजी से आगे बढ़ा और हरकुल की नब्ज पर हाथ रख दिया। नब्ज छोड़कर उसके पपोटे दोनों अंगूठी से ऊपर किए और उसकी आंखों में झांका। इस तरह हरकुल का मुआयना करके उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसरे रूम, तबीब ने कहा, सुल्तनत रूम आपके दम से कायम है। पता व शिकस्त इंसान के साथ साथ लगी आ रही है। आप मुझसे ज्यादा अकल और दानिश रखते हैं। अगर आपने इस तरह हाथ पांव छोड़ दिए तो शिकस्त आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। हौसला करें, इस तख्त पर बैठे बैठे ही आप इस आर्जी शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं। मैं क्याफा शनास भी हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इलाके सुल्तनत रोम से निकल गए हैं, उनसे कुछ ज्यादा ही इलाके वापस सुल्तनत रोम में आएंगे। मलका आपको देख देख कर अकेली बैठी रोती रहती हैं। मैं उन्हें भी ये यकीन दिलाता हूँ कि सुल्तनत रोम मजीद सुकड़ेगी नहीं, बल्कि अब उसकी वुसअत शुरू हो जाएगी। बातें कम करो, मर्तीना ने जरा गुस्से से तबीब को कहा।
اگر تم ان کا علاج نہیں کر سکتے تو صاف بتا دو، ہم تمہیں اس کی سزا نہیں دیں گے۔ دیکھو ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ نہ رہے تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ آج میں تم سے صاف صاف جواب چاہتی ہوں۔ میں غم کھانے والا آدمی نہیں تھا، ہرکل نے کہا۔ میں اتنی کمزور فطرت کا آدمی ہوتا تو روم کے بادشاہ کا تختہ الٹ کر سلطنت روم کو اتنی وسعت نہ دے سکتا۔ اب ایک دکھ نے میرے دل پر اثر کیا ہے، دکھ یہ ہے کہ رومیوں میں بھی غدار موجود ہیں۔ پھر بھی تم اور اچھی طرح دیکھو، کوئی اور ہی روگ لگ گیا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں کیسر روم، طبیب نے کہا۔ میں آج دوائیاں بدل رہا ہوں۔ میں تمہیں پورا موقع دے رہا ہوں، ہرکل نے کہا۔ جاؤ اور فوراً دوائیاں بھیجو۔ طبیب فوراً اٹھا اور رومی طریقہ ادب سے ہرکل کو سلام کر کے الٹے قدم دروازے تک گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ مرتینہ ہرکل کو یہ کہہ کر کمرے سے نکلی کہ وہ طبیب کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجے گی جو فوراً دوائیاں لے آئے گا۔ مرتینہ ایک بار پھر طبیب کو اپنے کمرے میں لے گئی اور پوچھا کہ اب اس کا کیا حال ہے۔ کام جلدی ہو جائے گا، طبیب نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے اور لگیں گے، پھر اس تخت پر آپ کا بیٹا ہرکلیوناس بیٹھا ہوگا۔ میں اس وقت تمہیں وہ انعام دوں گی، تمہاری نسلیں بھی مجھے یاد کیا کریں گی، مرتینہ نے کہا۔ میں تمہیں زیادہ دیر روکوں گی نہیں، دوائیاں جلدی بھیجو اور بتاؤ کیا چاہیے۔ آپ کا کام ہو رہا ہے، طبیب نے کہا۔ مجھ سے نہ پوچھیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مرتینہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا، جسے سونے کی اینٹ کہا جاتا ہے۔ آج کے حساب کے مطابق اس ٹکڑے کا وزن کم و بیش 30 تولے تھا۔ یہ پہلا ہی انعام نہیں تھا، مرتینہ اسے ایسے ہی انعامات سے نوازتی رہتی تھی۔ طبیب جانے کے بجائے رکا رہا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر ملکہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگا جن نگاہوں کو مرتینہ سمجھتی تھی۔ منہ سے بولو کیا چاہیے، مرتینہ نے کہا۔ آج کی رات کو ذرا رنگین بنانے کو جی چاہتا ہے، طبیب نے کہا۔ کوئی آدھ کھلی کلی یعنی لڑکی شام کے بعد بھیج دو تو تمہیں دعائیں دوں گا، آ جائے گی، مرتینہ نے کہا۔ اس کلی کو دیکھ کر کہو گے کہ یہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے، لیکن صبح کا اجالا نکلنے سے پہلے اسے بھیج دینا۔ مرتینہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ طبیب کے ساتھ جائے اور دوائیاں لے آئے۔ ہسپانوی مورخ فرٹینیٹ نے لکھا ہے کہ یہ ایسا راز تھا جو ملکہ مرتینہ اور طبیب کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کسی کو شک نہ ہوا کہ ہرکل کو دوائیوں میں کوئی ایسی زہریلی دوائی دی جا رہی ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ وہ بڑی ہی تیزی سے مرجھاتا اور معذور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مرتینہ نے ہرکل کو مارنے کا فیصلہ کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہرکل اپنے دوسرے بیٹے قسطنطین کو ہی اپنا جانشین بنائے گا۔ مرتینہ کے بیٹے ہرکلیوناس کے ساتھ تو ہرکل نے کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ اسی رات طبیب کے اس خاص کمرے میں ایک نوخیز لڑکی داخل ہوئی، جس کمرے میں طبیب کے گھر کا کوئی اپنا فرد بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی چلا بھی جاتا، طبیب کو کسی غیر عورت کے ساتھ شراب پیتے یا رنگ رلیاں مناتے دیکھ بھی لیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ عیش و عشرت اور یہ رنگین بدکاریاں رومی معاشرے کا ایک لازمی حصہ تھیں۔